वेलकम बच्चों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। वेलकम टू इंडियन साइंस क्लासेस। आज इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आइटम्स चैप्टर चल रहा है और ये पार्ट 8वां है। आपको हम छठा पार्ट और 7वां पार्ट में बोर के बारे में मैं बताया था। बोर का परमाणु त्रिज्या, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, इसका वेलोसिटी, इसका पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, इतने सारे पॉइंट को मैं चर्चा कर चुका हूँ वीडियो 6 और वीडियो 7 में। पार्ट 6 और पार्ट 7 में जो भी स्टूडेंट न्यू जुड़ रहे हैं इस चैनल पे, आप लोग सीरियल वाइज से देखें, तभी आगे का कंसेप्ट समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, उसका लिंक हम छठा पार्ट का और 7वां पार्ट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप उससे पहले देखें, उसके बाद इस पार्ट पे आए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो कुछ बातें पकड़ में आएगा, कुछ बातें पकड़ में नहीं आएगा। तो इसलिए कंसेप्ट के साथ पढ़ना है तो आपको सीरियल वाइज आपको फॉलो करना ही पड़ेगा वीडियो को, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो इससे पहले मैं वीडियो में जो भी बताया था तो थोड़ा सा ओवरव्यू में बता देता हूँ कि क्या क्या बताया था। ठीक है, तो इससे पहले आपको मैं ये बताया था कि ये प्रोटॉन है। ठीक है, प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे हैं, ये पहला कक्षा, इसको के नाम दिया गया, इसको एल, इसको एम और इसको एन नाम दिया गया है। तो पहला कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन का जो त्रिज्या है, त्रिज्या, और या दूसरा कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन का जो त्रिज्या है, या तीसरा कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन का त्रिज्या है, इसको निकालने का तरीका ये फॉर्मूला बताए थे। किसी भी इलेक्ट्रॉन का त्रिज्या इससे निकल करके आता है 0.53 गुने एन स्क्वायर बाई जेड अंगस्ट्रॉम। तो ये त्रिज्या निकलता है। अगर परमाणु पहला कक्षा में घूम रहा है तो इसका त्रिज्या जेड का मान 1 रख देंगे और एन का मान 1 रख देंगे, इससे इसका त्रिज्या का मान निकल जाएगा। हम इससे पहले वीडियो में पूरा डिटेल से बता चुके, एक एक कंसेप्ट क्लियर कर दिए। उसके बाद बात आता है कि इलेक्ट्रॉन कितना वेग से घूमेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन कितना वेग या कितना वेलोसिटी से घूमेगा, तो इसका फॉर्मूला ये बताएंगे। ठीक है, उसके बाद इस इलेक्ट्रॉन का इस गतिज ऊर्जा क्या होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने का ये फॉर्मूला बताए थे। काइनेटिक एनर्जी बराबर 13.6 गुने जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद इस इलेक्ट्रॉन का स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका फॉर्मूला हम बताए थे -2 गुने 13.6 गुने जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब टोटल एनर्जी निकाले थे, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये था -13.6 गुने जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला था जो कि मैं छठा पार्ट और 7वां पार्ट में पूरा डिस्कस किए थे। छठा पार्ट में ये दोनों बताए थे और 7वां पार्ट में ये तीनों बताए थे। उसके बाद हम 7वां पार्ट में ही आप लोगों को चर्चा किए थे कि पहला कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसका टोटल एनर्जी, संपूर्ण ऊर्जा का मान -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। दूसरा कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका टोटल एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तीसरा कक्षा में अगर घूमता है तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और चौथा कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इतना सारा निकालने के बाद बोर को समझ में आया कुछ स्पेक्ट्रम वगैरह। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जैसे हम लोग विबग्योर वगैरह जो देखते हैं ना, तो उसका तरंग का मान, हर एक में तरंग का मान, वेव का मान अलग अलग होता है। लाल कलर के लिए अलग, येलो कलर के लिए अलग, सबका वायलेट का अलग, इंडिगो का अलग, सबका अलग अलग तरंग होता है। और बीच में, उस तरंग के बीच में कहीं ना कहीं गैप आ जाता है, उस तरंग के बीच में कहीं ना कहीं गैप आ जाता है। अब इस चीज को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इसका कंसेप्ट हम देंगे, उसके बाद कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट होगा हम उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, जो भी स्टूडेंट नए चैनल पे जुड़ रहे हैं वो इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब बताते हैं, ठीक है।
अब ये 4 डाटा को रहने देते, इसी 4 डाटा का आज काम भी है। अब बात करते हैं कि परमाणु स्पेक्ट्रम क्या है। तो अभी थोड़ा सा चर्चा करते हैं रदरफोर्ड के बारे में, ठीक है, क्योंकि बोर से पहले रदरफोर्ड थे। रदरफोर्ड के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, उसके बाद बोर का परमाणु स्पेक्ट्रम चर्चा करेंगे। तो रदरफोर्ड का कहना ये था कि अगर ये प्रोटॉन है और इस प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी परिक्रमण कर सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं पे भी परिक्रमण कर सकता है, इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी परिक्रमण कर सकता है, ठीक है। तो इतने सारे जगह पे कहीं पे भी उसका मर्जी है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी परिक्रमण कर सकता है। अब इलेक्ट्रॉन जो परिक्रमण कर रहा है कहीं पे भी, तो इससे जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से जब दूसरे जगह, जैसे यहाँ से शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है बीच में कोई भी इसको अवरोधक या कक्षा वगैरह नहीं है, सेल वगैरह नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी घूम सकता है। और जब घूमने के उपरांत जब ये यहाँ से उछल करके यहाँ चला गया, यहाँ से उछल करके यहाँ चला गया, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन उछल करके कहीं भी जा सकता है। तो रदरफोर्ड के अनुसार उसका जो तरंग होगा, उसका जो स्पेक्ट्रम होगा, वो स्पेक्ट्रम जो होता है रदरफोर्ड के अनुसार वो सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है, सतत कंटिन्यूअस होता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी घूम सकता है और घूमने के उपरांत जब वो हायर से लोअर की तरफ आएगा, मतलब उच्च ऊर्जा से जब निम्न ऊर्जा में आएगा, तो वहाँ पे ऊर्जा क्या होता है, उत्सर्जित होता है। तो जब ऊर्जा उत्सर्जित होता है तो उनका कहना था कि इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा जो उत्सर्जित होता है वो रेगुलर वे में होता है, कंटिन्यूअस वे में होता है, बीच में किसी प्रकार का डिस्क्रिएट नहीं होता है, गैप नहीं पाया जाता है। ये कहना था रदरफोर्ड का, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग, अब बात करेंगे बोर के अनुसार। बोर के अनुसार इनका परमाणु स्पेक्ट्रम क्या था, तो बोर के अनुसार समझते हैं। बोर का कहना ये था, वो समझते हैं पूरा डिटेल से, ठीक है। तो बोर के अनुसार समझते हैं। बोर का कहना ये था कि ये है प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन के चारों तरफ, प्रोटॉन के चारों तरफ प्रोटॉन, ये समझते हैं, इसको एकदम आराम से समझना है, ठीक है। अब देखिए, अब बात करेंगे हम लोग बोर का परमाणु स्पेक्ट्रम, ठीक है। बोर का कहना ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो तो पहला कक्षा में अगर घूम रहा है, ये पहला कक्षा में, ये दूसरा कक्षा में, ये तीसरा कक्षा में और ये चौथा कक्षा में, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन अपने ऊर्जा स्तर के अनुसार, अपने ऊर्जा स्तर के अनुसार वो क्या कर रहा है, परिक्रमण कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन के पास जो ऊर्जा रहता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे पहले भी बताया था। दूसरा कक्षा के में इलेक्ट्रॉन जो है, इसके पास जो ऊर्जा रहता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरा कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास जो ऊर्जा है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और चौथा कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास ऊर्जा है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इनका ऊर्जा है। अब रदरफोर्ड का मॉडल तो ये था कि उनके अनुसार इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी घूम सकता है, 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 मतलब इस परमाणु के चारों तरफ कहीं पे भी घूम सकता है, सतत तरीके से घूम सकता है। इसमें ऊर्जा स्तर का कोई चर्चा नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, उसका मर्जी होना चाहिए, ठीक है। बोर का परमाणु स्पेक्ट्रम ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अगर हम ऊर्जा देंगे, ऊर्जा देने का मतलब हुआ कि हम इस परमाणु को हीट कर देंगे, तापमान दे देंगे,
तो जैसे ही इस परमाणु को हम तापमान देंगे, होता क्या है कि हम लोग जिस प्रकार से खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद हमारे शरीर में क्या आता है, ऊर्जा आता है, और ऊर्जा लेकर के हम लोग क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह गए, हाथ पैर को इधर उधर कर दिए। तो ये कैसे हुआ संभव? जब हम लोग खाना खाते हैं और उस खाना से हम लोग क्या होता है, ऊर्जा आता है। इसी प्रकार से जब हम इलेक्ट्रॉन को तापमान देंगे, हीट देंगे, तो हीट देने के बाद क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा आएगा, इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा आएगा, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऊर्जा ले करके, इस तापमान से ऊर्जा ले करके, ऊर्जा इसके पास आ गया, ऊर्जा को अवशोषित कर लिया तापमान, और ऊर्जा को अवशोषित करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन पहला कक्षा से उठ करके वो जितना अवशोषित करेगा, अगर ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये इतना ऊर्जा अवशोषित किया कि इस इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन गया। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ कक्षा से उछल करके ये दूसरा कक्षा में पहुँच सकता है। अगर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा है और ये इतना ऊर्जा अवशोषित किया, ग्रहण किया कि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ करके तीसरा कक्षा में चल गया, मतलब ये बहुत सारे ऊर्जा को क्या किया, अवशोषित किया। अब इस इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा किसके बराबर हो गया, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तभी तो ये इलेक्ट्रॉन उछल करके कौन से कक्षा में चला गया, तीसरा कक्षा में चला गया। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन अगर इतना अवशोषित कर लिया कि इस इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा -13.6 से परिवर्तन होकर के -0.85 पहुंच गया, तो ये चौथा कक्षा में चला जाएगा। ये कहना था बोर का। अब ध्यान से समझना है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको बोर का परमाणु स्पेक्ट्रम में नोट करना है कि कोई भी कण निम्न ऊर्जा लोअर एनर्जी में रहना चाहता है, क्योंकि निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन अस्थाई होता है, स्टेबिलिटी मेंटेन रखता है। बात समझ में आया? कोई भी कण हो या कोई भी मनुष्य हो, वो सभी के सभी यही चाहता है कि हम लोअर एनर्जी में रहें, निम्न ऊर्जा स्तर में रहें। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन इस तापमान से ऊर्जा को ग्रहण किया और ऊर्जा ग्रहण करके ये उच्च ऊर्जा स्तर में, निम्न ऊर्जा स्तर से -13.6 से ये उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। लेकिन जब वहाँ पहुँचेगा तो उसको वैसा महसूस होगा कि हम यहाँ पे ज़्यादा अस्थाई नहीं है। क्यों अस्थाई नहीं है? क्योंकि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अभिक्रिया में क्या होता है, भाग लेता है, तो वो पूरी तरीके से अस्थाई वहाँ पे नहीं होता है। जबकि निम्न ऊर्जा स्तर में कोई भी इलेक्ट्रॉन रहता है वो पूरी तरीके से अस्थाई होता है। क्योंकि अस्थाई इसलिए होता है कि वो अभिक्रिया या रिएक्शन वगैरह में भाग नहीं लेता है। तो यही हम लिखे हैं कि कोई भी कण निम्न ऊर्जा स्तर में रहना चाहता है, या कोई भी कण निम्न ऊर्जा स्तर में इसलिए रहना चाहता है क्योंकि वहाँ वो बहुत ज़्यादा अस्थाई महसूस करता है, बहुत ज़्यादा अस्थाई होता है। ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते समझ में आएगा। जैसे मान लिया जाए कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताते हैं कि अभी हम अर्थ पे खड़ा है, ठीक है। तो अपने आप को ज़्यादा अस्थायित्व, ज़्यादा स्टेबिलिटी है मेरे में, ज़्यादा अस्थाई है पूरी तरीके से, किसी प्रकार का कोई घबराहट मेरे अंदर नहीं है। अगर हम ही चाह करके 5 फ्लोर मतलब 5वां फ्लोर के कॉर्नर पे जाकर के खड़ा हो जाए, तो 5वां फ्लोर के जैसे ही कॉर्नर पे जाकर के खड़ा होंगे तो अपने आप को वहाँ पे अस्थाई ऐसा महसूस होगा। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब समझते हैं थोड़ा सा। ये है अर्थ, ठीक है, और ये है 5वां फ्लोर, ठीक है। तो अर्थ पे हम कहीं पे भी खड़ा रहेंगे,
कहीं पे भी खड़ा रहेंगे तो अपने आप को ज़्यादा अस्थाई महसूस करेंगे, अस्थाई बहुत ज़्यादा है। अगर हम ही यहाँ पे जा कर के 5वां फ्लोर के कॉर्नर पे जा कर के खड़ा हो जाए, ठीक है, तो अपने आप को ज़्यादा अस्थाई महसूस नहीं करेंगे, ज़्यादा स्टेबिलिटी महसूस नहीं करेंगे। क्यों नहीं महसूस करेंगे? क्योंकि यहाँ पे अपने आप को घबराहट होगा गिरने का। इसलिए जितना ज़्यादा हम अर्थ से जितना ज़्यादा ऊपर जाते हैं, अर्थ से जितना ज़्यादा ऊपर जाते हैं, स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। और ऊर्जा का मान बढ़ने का मतलब हुआ कि अस्थायित्व क्या होता है, घटता है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आदमी खड़ा है इसका स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी मतलब mgh, तो जितना ज़्यादा h उतना ज़्यादा ऊर्जा, उतना ज़्यादा स्थायी स्थितिज ऊर्जा, और जितना ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा होगा उतना ज़्यादा अपने आप को अस्थायी ऐसा महसूस करता है। ठीक है, तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा ज़्यादा हो गया तो अपने आप को अस्थायी महसूस नहीं करेगा, अपने आप को ज़्यादा वो अस्थायी होता है, अपने आप को क्या होता है, अस्थायी होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के पास जितना ज़्यादा ऊर्जा रहेगा उतना ज़्यादा वो क्या रहता है, अस्थायी रहता है। इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा कम, अस्थायी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा अधिक, अस्थायी कम। क्लियर हो गया, अस्थायित्व कम मतलब स्टेबिलिटी कम। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ पे एक वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, ठीक है। अब आपसे हम पूछेंगे कि एक बॉल यहाँ पे रख दे, एक बॉल यहाँ पे रख दे, ठीक है, एक बॉल को यहाँ पे रखें और एक बॉल को यहाँ पे रखें, तो ज़्यादा अस्थायी कौन है, ज़्यादा स्टेबिलिटी में कौन है, ज़्यादा स्टेबिलिटी ये है। क्यों है? क्योंकि इसका स्थितिज ऊर्जा का मान कम है mgh, इसका हाइट कम है आपसे और इसका हाइट ज़्यादा है। तो जिसका हाइट ज़्यादा होगा मतलब स्थितिज ऊर्जा का मान उसका क्या होगा, अधिक होगा, और जिसका ऊर्जा का मान अधिक होता है उसका अस्थायित्व भी क्या होता है, कमता है। ये बॉल जो है इसको डर है या इधर गिरेगा या इधर गिरेगा, लेकिन इस बॉल को कोई डर नहीं है क्योंकि इसका स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है, कम होता है। तो जिसके पास ऊर्जा कम वो ज़्यादा अस्थायी और जिसके पास ऊर्जा अधिक वो कम अस्थायी। ये बात समझ में आ गया। तो इसी पॉइंट को हम यूज करते हुए इस मॉडल में आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसी पॉइंट को यूज करते हुए। तो देखिए बोर के अनुसार क्या था ना, बोर के अनुसार कि कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके, कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, लेकिन पुनः जब वो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो उसको अपने आप को क्या होता है, अस्थायी कंडीशन में आ जाता है। क्योंकि यहाँ पे इसका ऊर्जा का मान, ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लिया और इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लिया कहाँ से, तो इसको हम हीट किए, तापमान दिए, इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा आया, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर के ये पहला कक्षा से जा करके दूसरा कक्षा या तीसरा कक्षा में चला गया होगा, तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया। अब इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है ना तो इलेक्ट्रॉन अपने आप को ज़्यादा अस्थायी महसूस करने लगता है और इलेक्ट्रॉन पुनः उच्च ऊर्जा स्तर से पुनः रिटर्न होकर के पहला ऊर्जा स्तर में आना चाहता है। तो उस समय इलेक्ट्रॉन पहले क्या किया कि तापमान से ऊर्जा को खींचा और पहला कक्षा से अगर दूसरा कक्षा या तीसरा कक्षा या चौथा कक्षा में चला गया होगा, तो इलेक्ट्रॉन पहले क्या किया, ऊर्जा को अवशोषित किया तापमान से ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद पहला कक्षा से दूसरा कक्षा में या पहला कक्षा से तीसरा कक्षा में या पहला कक्षा से चौथा कक्षा में जब चला गया, तो जब वहां पे चला गया तो मतलब निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में गया। तो जब निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में गया तो वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, अब ये चाहता है कि पुनः हम उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में आ जाए, पुनः उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में आ जाए। तो जब उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में आएगा तो वो अपने ऊर्जा को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, ऊर्जा इमिट करेगा, ऊर्जा को रिलीज करेगा, छोड़ेगा। और जैसे ही जो ऊर्जा को छोड़ेगा वो ऊर्जा जो छोड़ता है वो तरंग के रूप में छोड़ता है। उस ऊर्जा को किस रूप में छोड़ता है, तरंग के रूप में छोड़ता है। जैसे हम क्या पॉइंट बोले हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या किया, इलेक्ट्रॉन तापमान को अवशोषित किया मतलब ऊर्जा अवशोषित किया, तापमान मतलब ऊर्जा को अवशोषित करके निम्न ऊर्जा से
निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में गया, उच्च ऊर्जा स्तर में गया, उसके बाद निम्न ऊर्जा स्तर से जब उच्च ऊर्जा स्तर में गया, उसके बाद क्या हुआ कि वहां पे जब उच्च ऊर्जा स्तर में गया हो तो अपने आप को अस्थायी महसूस कर रहा था। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन जो होता है अस्थायी होता है। इलेक्ट्रॉन अस्थायी वहां पे क्यों होता है? क्योंकि वहां पे जब उच्च ऊर्जा स्तर का मतलब हुआ बाहरी कक्षा में, तो बाहरी कक्षा में जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो रिएक्शन में भाग ले सकता है, तो अपने आप को अस्थायी नहीं है, एक ही परमाणु के अंदर वो नहीं हो सकता है कि अभिक्रिया करने के दौरान वो अपने परमाणु को छोड़ करके दूसरे परमाणु में चल जाए, तो इसीलिए तो क्या हुआ अस्थायी। तो ठीक है, तो वहां पे जब उच्च ऊर्जा स्तर में गया तो अस्थायी कंडीशन में आ गया, और जब अस्थायी कंडीशन में आ गया तो फिर से इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाएगा, निम्न ऊर्जा स्तर में जाएगा। तो उच्च ऊर्जा स्तर से जब निम्न ऊर्जा स्तर में जाएगा तो वो क्या करेगा, ऊर्जा को क्या करेगा, वो उत्सर्जित करेगा, ऊर्जा को क्या करेगा, उत्सर्जित। ये जब निम्न से उच्च में चला गया और जब इसको उच्च से निम्न में आना है तो ऊर्जा को क्या करेगा, निकालेगा, उत्सर्जित करेगा, वहां से रिलीज करेगा। तो जब ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा तो वो ऊर्जा को जो उत्सर्जित करता है वही ऊर्जा जो उत्सर्जित होता है, जो निकलता है, वही ऊर्जा तरंग के रूप में होता है। किस रूप में? तरंग के रूप में, मतलब वेव के रूप में होता है। ठीक है, अब इसी तरंग के बारे में हमको ये बोर साहब ने ये बताएं कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि ऊर्जा को ग्रहण करता है, और ऊर्जा ग्रहण करने के बाद निम्न से उच्च में जाता है। तो जब निम्न से उच्च में गया तो वहां पे इलेक्ट्रॉन अस्थायी कंडीशन में आ गया, अस्थायी कंडीशन में आ गया तो पुनः इलेक्ट्रॉन चाहता है कि हम उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आए। तो वो जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन अपने आप में ऊर्जा जो उसमें गया वो फिर पुनः क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, अपने से रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को। तो जब ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा तो जो ऊर्जा उत्सर्जित हुआ वही ऊर्जा तरंग के रूप में होता है। बात समझ में आया? अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ये पॉइंट पूरा समझ में आ गया। आपको ये सब पॉइंट नोट करना है तो कीजिए, जल्दी से करना ही है। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम और समझते हैं डिटेल्स से। ठीक है, तो यही ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन के पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से घूम रहा है, दूसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से घूम रहा है, तीसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से घूम रहा है, और चौथा कक्षा में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से घूम रहा है। क्लियर है? तो पहला कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा था -13.6, और दूसरा कक्षा में था -3.4, तीसरा कक्षा का बात करें तो -1.51, चौथा कक्षा का बात करें -0.85। ठीक है, अब समझना है कि सबसे पहले हमको समझना है ऊर्जा का अंतर। तो ऊर्जा का अंतर, हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन क्या किया, तापमान को अवशोषित किया, मतलब ऊर्जा को अवशोषित किया, तो ऊर्जा को अवशोषित किया तो पहला कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरा कक्षा में पहुंचा, कक्षा में गया। पहला कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरा कक्षा में गया, तो इसमें ऊर्जा का कुछ अंतर हुआ होगा। तो ऊर्जा का अंतर हम लोग इसको डेल ई से निरूपित करते हैं। तो ऊर्जा का अंतर हम लोग कैसे निकालते हैं? तो ऊर्जा का अंतर मतलब हुआ कि पहला कक्षा से जा रहा है दूसरा कक्षा में, तो हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रॉन पहला कक्षा से दूसरा कक्षा में गया, निम्न ऊर्जा से उच्च में गया। कैसे गया? यहाँ से तापमान से ऊर्जा को क्या किया,
अवशोषित किया, तो डेल ई, तो फाइनल माइनस इनिशियल, दूसरा कक्षा में गया E2 और माइनस क्या E1, तो डेल ई बराबर E2 कितना है, तो E2 दिखना है -3.4, -3.4, और ये माइनस, और E1 में जो इलेक्ट्रॉन पहला कक्षा में जो उपस्थित है उसका ऊर्जा कितना है -13.6, तो डेल ई बराबर -3.4 और प्लस 13.6, तो डेल ई बराबर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन पहला कक्षा से दूसरा कक्षा में जाना है तो उसको इतना ऊर्जा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा इसको मिलेगा, तब ये इलेक्ट्रॉन पहला कक्षा से दूसरा कक्षा में जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? अब देखते हैं, -13.6 अवशोषित कितना किया 10.2, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो पहला दूसरा कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है कि नहीं है, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगा तापमान से, उतना ही तापमान मिलेगा, तब ये इलेक्ट्रॉन पहला कक्षा से दूसरा कक्षा में चला जाएगा। बात समझ में आया? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगा ऊर्जा, तभी पहला कक्षा से उठ करके दूसरा कक्षा में जाएगा, अन्यथा नहीं जा सकता है। अब देखिए होता क्या है कि ये तापमान के पास बहुत सारा ऊर्जा होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को पहला कक्षा से दूसरा कक्षा में जाना है, तो बहुत सारे ऊर्जा को ये ग्रहण नहीं करेगा, वो उसी ऊर्जा को ग्रहण करेगा जिसका ऊर्जा का मान कितना होगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इससे कम ऊर्जा रहेगा इस तापमान के पास तो उसको अवशोषित ना करेगा, वो लेगा नहीं, उससे ज़्यादा रहेगा तो भी नहीं लेगा। इसको पहला कक्षा से दूसरा कक्षा के लिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा, तभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ करके दूसरा कक्षा में जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब हुआ कि यहाँ से निकलने के बाद इसमें बीच में किसी प्रकार को इसको रहना नहीं। जैसे इसको कम मिलेगा तो कम मिलने का मतलब है कि दूसरा कक्षा तक ये पहुँच नहीं पाएगा, इसको अधिक मिलेगा तो अधिक मिलने का मतलब है कि दूसरा कक्षा को ये पार कर देगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये जो होता है एक डिस्क्रिएट एनर्जी है। डिस्क्रिएट का मतलब क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको मिलेगा, तभी बीच में इसका जो डाटा है -13.6 से -3.4 इसके बीच में गैप है, यही होता है डिस्क्रिएट, यही चीज होता है डिस्क्रिएट। बीच में देखिए ना कितना गैप है, ठीक है। जबकि रदरफोर्ड ने क्या बताए थे कि बीच में गैप नहीं होता है, सतत रूप से होता है, कंटिन्यूअस होता है, जबकि ये बताए नहीं, ये डिस्क्रिएट होता है। अगर सतत रूप से होता तो जो विबग्योर का जो रंग दिखता था वो कहीं पे दिखता है बीच में और कहीं पे नहीं दिखता। विबग्योर बैंगनी आह पिनाला का जो रंग दिखता है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है, कुछ इस प्रकार से दिखता है, इस प्रकार से। बीच वाला जो एनर्जी है वो क्या रहता है, गायब रहता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन लगातार इसके पास ऊर्जा रहता, यहाँ से उठ करके यहाँ से उठ करके यहाँ, बीच में किसी प्रकार का गैप नहीं रहता, तो ये यहाँ पे विबग्योर जब इंद्रधनुष देखते हैं तो उसमें बीच में देखना कि धब्बा 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 ऐसा ब्लैक कलर का आ जाता है। इसका रीजन यही है कि इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी रहता है वो डिस्क्रिएट एनर्जी लेवल रहता है, असतत रूप से रहता है, कंटिन्यूअस नहीं रहता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया डेली। अब यही बात करेंगे हम, यही सेम चीज बात करते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन पहला कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकलकर तीसरा कक्षा में गया, इसका मतलब कितना ऊंचा ग्रहण किया होगा, तो डेल ई बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनल E3 और कहाँ से गया E1, तो डेल ई बराबर E3 का ऊर्जा कितना है, मतलब E3 का मतलब हुआ तीसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा, तो -1.5 इसका माइनस E1 का ऊर्जा कितना है -13.6,
तो डेल ई बराबर -1.5 प्लस 13.6, तो डेल ई बराबर ये बनेगा 13.6 में से 1.51 को हम घटा रहे हैं, ये बन गया 9, ये 0 और ये बन गया 12, मतलब 12.09 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्रहण करेगा। ये इलेक्ट्रॉन तभी ये पहला कक्षा से उठ करके तीसरा कक्षा में जाएगा। इसी तरीके से पहला कक्षा से चौथा कक्षा के लिए भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये था डिस्क्रीट एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो इसके बारे में रदरफोर्ड ने यही बताया कि यहाँ पे जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो बनता है वो डिस्क्रीट रूप से बनता है। डिस्क्रीट का मतलब हुआ असतत रूप से बनता है। इसको हम लोग डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, असतत स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है। इसको लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको लाइन से दर्शाया गया है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम भी बोला जाता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम तो जब पता ही है कि परमाणु का ये स्पेक्ट्रम है, ठीक है। अब इसको हम फिर से एक बार समरी बता देते हैं कि रदरफोर्ड का कहना ये था कि इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी परमाणु के चारों तरफ कहीं पे भी घूम सकता है। ये कहना था किनका? ये कहना था रदरफोर्ड का। लेकिन जब बोर मॉडल आया, बोर मॉडल ने उसका कक्षा बता दिए, उसका सेल बता दिए, सेल के साथ साथ उसका परमाणु त्रिज्या बताएं, उसका वेग बताएं, उसका स्थितिज ऊर्जा बताएं, उसका गतिज ऊर्जा बताएं, उसका टोटल एनर्जी बताएं। तो बोर को ये समझ में आ गया ये पॉइंट कि अगर इलेक्ट्रॉन पहला कक्षा से दूसरा कक्षा में जाता है तो उसको कुछ ऊर्जा अवशोषित करना पड़ता है और वो ऊर्जा को अवशोषित करके पहला कक्षा से दूसरा कक्षा में चला जाता है। उतना ही ऊर्जा अवशोषित करेगा जितना उसको ऊर्जा पहला कक्षा से दूसरा कक्षा में जाने में लगेगा, ना उससे कम ना उससे अधिक, ये कहना था, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज तो हो गया। और ये भी वो ने बताए थे कि कोई भी कण हो, कोई भी पार्टिकल्स हो, कोई भी चीज हो, दुनिया में कोई भी चीज हो, सभी यही चाहता है कि हम निम्न ऊर्जा स्तर में रहें। निम्न ऊर्जा स्तर का मतलब समझ में आ गया हो। हम अर्थ पे करा है तो मेरा स्थितिज ऊर्जा 0, क्योंकि H का मान 0। स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। पोटेंशियल एनर्जी निर्भर करता है H पे, तो हम अर्थ पे करा है तो H का मान 0, मतलब मेरा ऊर्जा स्तर हो गया निम्न, ठीक है। तो हम पूरी तरीके से यहाँ पे क्या है, अस्थाई है, स्टेबिलिटी है, किसी प्रकार का डर नहीं है। अगर हम जाकर के 5वां फ्लोर पे जाकर के कॉर्नर पे खड़ा हो जाएंगे तो H का मान बढ़ जाएगा। H का मान बढ़ने का मतलब हुआ ऊर्जा बढ़ जाएगा, और ऊर्जा बढ़ने का मतलब हुआ मेरा स्टेबिलिटी, मेरा स्थायित्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जो निम्न ऊर्जा स्तर में रहता है वो ज़्यादा स्थायी होता है, और जो उच्च ऊर्जा स्तर में रहता है वो कम स्थायी होता है। अब इसी चीज़ को बोर ने एक स्पेक्ट्रम से बताए हैं, ठीक है, एक फॉर्मूला लाए हैं। तो उस फॉर्मूला और साथ साथ उस स्पेक्ट्रम का लाइन स्पेक्ट्रम जो हम बताए थे, ये लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है, इस लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है, और उस स्पेक्ट्रम में जो तरंग का मान बताए हैं, जैसे लाइमन सीरीज, बार्मर सीरीज, ये सब सभी के सभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें पूरा चर्चा करेंगे। लाइमन सीरीज क्या होता है, बार्मर सीरीज क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इससे रिलेटेड ऊर्जा अंतर का वो लेमडा का वैल्यू क्या आएगा। लेमडा मतलब तरंग, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, और उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के बाद वहाँ अपने आप को अस्थायी महसूस करता है। इलेक्ट्रॉन पुनः क्या होता है, निम्न ऊर्जा स्तर में आता है। उस समय जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो उस समय अपने ऊर्जा को क्या करता है, इमिट करता है, उत्सर्जित करता है। उत्सर्जित करने के दौरान वो तरंग जनरेट करता है। तो उसी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल से पूरा एक चर्चा करेंगे। फॉर्मूला पहले लाएंगे, उसके बाद लाइमन सीरीज, बार्मर सीरीज, पूरा कंसेप्ट उस पर देंगे, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।